कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया पर शेयर कर दो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। आज हम इस वीडियो में रेलवे भर्ती बोर्ड यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 27 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखना, ये पेपर खाली एनटीपीसी के लिए नहीं, जैसे आपको पता है एसएससी ने टेंटेटिव डेट्स निकाल दिया। आगामी जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके लिए ये पेपर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैंने आपको कहा था आप कोई भी चिंता मत करना, जीके जीएस का क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर से नहीं बनेगा। बस आप इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सके। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके साथ जीके जीएस के क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा और ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको मेरे जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने इस पूरे पेपर को सोल्व करना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी बार बार प्रैक्टिस करो, आगे देखना मैं आपको जीके जीएस में एक मास्टर बना दूंगा। बस आप इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो। आज का पहला क्वेश्चन है, ये देखो, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा आपको धुंधला धुंधला दिख रहा होगा लेकिन कोई चिंता मत करना, मैं आपको इसकी पीडीएफ मेरे जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैं आपके साथ ये पूरा क्वेश्चन पेपर इसलिए लेके आऊँ क्योंकि कई बच्चे सोच रहे होंगे सर का क्या पता कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, हमारी कैसी तैयारी करवाएंगे। मैं कह रहा हूँ आप बस मुझ पर ट्रस्ट रखो, देखना कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। बस आप इन वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना। और जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में स्ट्रेटजी बता रखी है, आप उन स्ट्रेटजी को फॉलो करो, देखना आपको आगामी पेपर में आपको कितनी उससे मदद मिलेगी। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर। एनटीपीसी में जीके जीएस का लेवल बहुत हाई पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई हट के ही जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए, और यही क्वेश्चन देखना हमारे आगामी पेपर में रिपीट होते हैं। आप मुझे बताओ, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में भी जाना जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम। इसके अंदर वैसे आंसर भी गिवन है लेकिन आपने आंसर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना, आपने मुझे इनके आंसर बताना है, ठीक है। ये सारे मैथ, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन आप मुझे सोल्व करके बताना कि आपके कितने सही बैठे हैं। हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। अब आप बताओ कि इस ग्लैंड के द्वारा इनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, वैसोपेरिसिन या सोमाटोस्टाटिन। आप मुझे बताओ इनमें से ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोमाटोस्टाटिन, ठीक है। इनके नाम थोड़े अजीब से होते हैं लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुत बार बनते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं तो इसलिए आप इनकी एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना, ये वैसे रीजनिंग का टॉपिक होता है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुक्र यानी वीनस के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी गैस शामिल होती है। अब बताओ इनमें से कौन सी ज़्यादातर गैस वीनस यानी शुक्र के वातावरण में पाई जाती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही पता चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, आपने सारे रीजनिंग, मैथ, ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय बजट 2015-16 में 2 नए आईआईएम निम्न राज्यों में से कहाँ खोले जाएंगे, ठीक है। ये देखो वैसे ही उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है इसलिए आपको बजट भी जरूर पढ़ के जाना होगा कि बजट से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है और मैं आपके साथ मैं ये पूरा पेपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए कि आजकल पैटर्न चेंज होता जा रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको पूरा बजट भी 1-2 बार रिवाइज कर लेना जिससे कि देखना 1 या 2 क्वेश्चन आगे पेपर में जरूर बनेंगे। वैसे उस समय 2015-16 में 2 नए आईआईएम निम्न राज्यों में से खोले गए थे, वो खोले गए थे आंध्र प्रदेश और जम्मू
कश्मीर में, ठीक है। और आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से 2 नई यूनियन टेरिटरी बन गया। और आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब आप बताओ इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। MAN, WAN, इंट्रानेट या इंटरनेट। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। ये क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये देखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है। अब आप बताओ विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है। मार्स, मंगल ग्रह, वीनस, प्लेटो या बृहस्पति जुपिटर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति जुपिटर, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है लेकिन हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। पीएच मान से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगा, देखना उससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूछा जाता है कि निम्न में से इसका कितना पीएच मान होता है, 5.5 या कम, 12.5 या ज़्यादा, 10.5 या ज़्यादा या 8.5 या ज़्यादा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.5 या कम, ठीक है। अम्ल वर्षा का पीएच मान इतना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। अब आप बताओ कि किस साल में जो ओले रोमर थे उन्होंने हिस्ट्री में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। 1776 में, 1676 में, 1876 में या 1867 में। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1676 में, ठीक है। वर्ष 1676 में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया। अब आप बताओ कि जो मक्का मस्जिद हैदराबाद में वो किसके द्वारा संपूर्ण किया गया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, कुतुब शाही के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। मक्का मस्जिद हैदराबाद औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये देखो एक और क्वेश्चन बजट से बनाया गया है कि 60 साल की उम्र से कम और HUF यानी फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के पुरुष व्यक्तियों के लिए वर्तमान व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा क्या है, ठीक है। देखो ये उस समय का क्वेश्चन है, इसलिए आप बजट को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना। ना तो आप मुझे बताना, मैं आपको बिल्कुल 20 से 25 मिनट की बजट की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, देखना बजट का क्वेश्चन उसमें से बाहर से नहीं बनेगा। ये देखो ये क्वेश्चन वैसे हमारे लिए काम करनी है, देखो इससे हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है, ठीक है। अब आप बताओ कि पाकिस्तान के संसद को स्थानीय नाम क्या दिया गया था। मजलिस, मजलिस ए शूरा, साइमा ए मजलिस या जाटिया संसद, ठीक है। पाकिस्तान से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, अगर कोई भी हाल ही में पाकिस्तान ने कोई मिसाइल या कुछ भी किया तो आप जरूर पढ़ के जाना, इससे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मजलिस ए शूरा। अगर ये क्वेश्चन आगामी पेपर में बनेगा तो आपको पता होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीति नेतृत्व वर्ग में 2015 का यूनाइटेड नेशन चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार का विजेता है, ठीक है। देखो ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपने करंट अफेयर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है। और मैं आपको इन सारी करंट अफेयर्स की वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, देखना करंट अफेयर का क्वेश्चन भी इनसे बाहर से नहीं बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है, ठीक है। देखो इसके अंदर सिर्फ उतना ही पूछा गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है कि जिससे बच्चा पढ़े और कंफ्यूज हो जाए। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और आप मुझे सेल्सियस में बताना कि मानव शरीर का सेल्सियस में कितना तापमान होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में अलग अलग होता है, तो आपको याद रखना होगा। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आप सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? अब बात बताओ 1907 में जो भारतीय स्वतंत्रता लीग है वो कहाँ विकसित हुई थी? सबसे पहले तो आप इसमें ये भी याद रख लेना कि भारतीय स्वतंत्रता लीग 1907 में विकसित हुई थी। सूरत, कोलकाता, कैलिफोर्निया या बर्लिन में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। ठीक है, 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कैलिफोर्निया में विकसित हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? अब बताओ इनमें से कौन सा पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन, हाथी, हिरण या हिप्पोस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। ठीक है, आप सबने याद रख लेना है कि डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें यही क्वेश्चन हमारे पेपर के लेवल को बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CDM का पूरा नाम क्या है? ठीक है, देख लेना, जो ये है ये उस समय में न्यूज़ में होगी तो इसलिए हमारे पेपर में इससे फुल फॉर्म पूछी गई है। आपको पता है मैं आपको करंट अफेयर जब पढ़ाता हूँ उसके अंदर आपको बताता जाता हूँ कि आप ये फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, ये हमारे पेपर में पूछ सकते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन डीजनरेशन मैकेनिज्म, कार्बन डीजनरेशन मिशन या कैश डिपॉजिट मैकेनिज्म? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, याद रख लेना, ये CDM का पूरा नाम यानी CDM की फुल फॉर्म है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है, इसके अंदर आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि किस संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है? 42वें संशोधन अधिनियम, 44वें संशोधन अधिनियम, 74वें संशोधन अधिनियम या 73वें संशोधन अधिनियम? आप मुझे बताओ कि किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम को। ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि इस 42वें संशोधन अधिनियम से बहुत सारे चेंजेस किए गए थे हमारे संविधान में, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकली तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? ठीक है, देखो उस समय क्या होगा तो ये भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ करंट अफेयर आपको जरूर पढ़नी है, आजकल करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में स्थापित किया गया क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय नियामक मंडल मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, अब मैं बताओ कि इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल या इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आपने याद रख लेना है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में स्थापित किया गया क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय नियामक मंडल मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आप इसको जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव जिसकी सबसे पहली अंतरिक्ष में शादी हुई थी? अब बात बताओ इनमें से ऐसा कौन सा मानव है जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी? देखो एक तो हमारा स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन बनता है, यूरी डेनवर की, यूरी जॉनसन की, यूरी मालेनचेको की या डेविड मालेनचेको की? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूरी मालेनचेको की। ठीक है, ये ऐसे मानव है जिनकी सबसे पहली शादी अंतरिक्ष में हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक बार यहीं केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था? ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े ब्लर आ रहे हैं। कि आप मुझे बताओ कि कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक बार यहीं केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था? हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद या चेन्नई? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, आप इसको जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को
नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। ठीक है, अब बात बताओ कि जो परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है? भारी पानी, जिसको D2O भी कहते हैं, ग्रेफाइट, पानी या कैडमियम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। ठीक है, ये साइंस का थोड़ा हाई लेवल का ये साइंस का क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप मुझे बताओ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये ऐसे कौन से एलिमेंट है? ये हैं सोडियम एंड क्लोराइन। ठीक है, याद रख लेना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? वो है सोडियम। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो वो है क्लोराइन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंकज अडवाणी ने चीन के डैश को हराकर विश्व। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये अब आगामी पेपर में नहीं बनेगा, इसलिए आपको मैं बार बार दोबारा कह रहा हूँ, आपने करंट अफेयर भी जरूर पढ़नी है। ठीक है, मैं आपको करंट अफेयर की बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप इनको एक बार जरूर देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है? एक बार इसको आप दोबारा चेक कर लेना, क्योंकि ये उस समय का है कि अब ये डाटा चेंज भी हो सकता है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद द ओवम टेक्स प्लेस इन। अब आप बताओ कि स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ओवम के साथ कहाँ पे होता है? यूटेरस में, कैर्विक्स में, फेलोपियन ट्यूब में या ओवरी में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद द ओवम टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। आप मुझे बताओ कि इसमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है वो कौन से है? वो है एनालॉग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? अब आप बताओ कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, लखनऊ में या मुंबई में? मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे पेपर आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, याद रख लेना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? आप मुझे बताओ कि इनमें से ऐसे कौन से हैं व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? लेकिन आप ये याद रखना कि इनमें से उनके अलावा वो जो 3 बच जाएंगे वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी या वीपी सिंह? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इनको छोड़ के मोरारजी देसाई, चरण सिंह और वीपी सिंह ये भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, और जो इंदिरा गांधी है वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री ये नहीं थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है, और मैंने आप बिम्स्टेक के मेंबर बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करा रखे हैं, वो ट्रिक वाली वीडियो भी आप जरूर देख लेना। ब्रिक्स के तो आप सबको याद ही होंगे। और ये देखो, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजों द्वारा स्थापित किया गया था डैश राज्य के डैश जिले में? अब मुझे बताओ कि जो महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजों के द्वारा स्थापित किया गया था वो कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर जिले में, तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में, तमिलनाडु के शिवगंगाई जिले में या तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की कांचीपुरम जिले में। ठीक है, अब याद रख लेना, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजों द्वारा स्थापित किया गया है वो तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। ठीक है, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही इंपॉर्टेंट ईयर्स की वीडियो प्रोवाइड की थी और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भगत सिंह जी ने असेंबली में बम किस वर्ष गिराया था। आप मुझे इसका आंसर भी जरूर बताना। ठीक है, ये देखो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पेपर में था कि असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, सूर्य सेन या बटुकेश्वर दत्ता। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्ता। ठीक है, याद रख लेना, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्ता मुख्य आरोपी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी अवधि हॉकी के साथ जुड़ी हुई है। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी अवधि है जो हॉकी के साथ जुड़ी हुई है। फेस ऑफ, यानी इनमें से कौन सा वर्ड जो हॉकी खेल में यूज़ किया जाता है। किक ऑफ, ऑफ साइड या बॉडी लाइन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फेस ऑफ। ठीक है, ये अवधि हॉकी खेल के साथ जुड़ी हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून डैश में उत्पन्न होता है। अब आप बताओ कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कहाँ में उत्पन्न होता है। अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या हिमालय में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। ठीक है, याद रख लेना, दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटोन वैन लीवनहॉक डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध है। आप मुझे बताओ इन्होंने निम्न में से क्या खोजा था। माइक्रोस्कोप, नायलॉन, लेजर या रेडियो वॉल्व। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। इनके द्वारा माइक्रोस्कोप की खोज की गई थी। ठीक है, इसलिए ये इसके लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश जिसको अक्सर सदमे के उपचार यानी शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। ठीक है, देख लेना, ये ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आगामी पेपर में रिपीट किए जाते हैं। इसलिए कई बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, हम कई बच्चे इसको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने मुझसे जुड़े रहना, जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ देखना डायरेक्टली क्वेश्चन ये आगामी पेपर में बनेंगे। अगर आपको इनके आंसर नहीं आते हैं तो आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है, मैं आपको इनके आंसर बता रहा हूँ, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे रहा हूँ। आपने इसको बार बार रिवाइज करना है जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी यानी ECT। ठीक है, एक आधे कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो हमारे पेपर में बनते हैं और यही हमारे पेपर के लेवल को बहुत टफ कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन तो मुश्किल से बहुत कम बच्चों को ही आता होगा, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को याद रख लेना क्योंकि आगामी अगर किसी पेपर में क्वेश्चन बना तो आप इसको टिक कर पाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु, अणु या आयन होते हैं। अब मान बताओ कि निम्न में से किस में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आइसोटोन्स में, आइसोटोप्स में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में या वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, देखो नाम पढ़ते हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इन वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। परिवार को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की जिम्मेदारी मेरी। जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।